आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। कल हम लोग क्या पढ़े थे, जब लिक्विड को लिक्विड में ही डिजोल्व किया जाता है तो उसके वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जब सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व किया जाएगा तो उसके वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो कल राउल्स लॉ पढ़े थे, तो राउल्स लॉ को देखोगे तो हेनरी लॉ से थोड़ा मैच करता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन से रिलेट करता है। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और इसमें भी राउल्स लॉ में भी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो आओ देखते हैं इसमें भी क्या है। राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, कैसे है राउल्स लॉ, क्या बताता है ये बताओ। राउल्स लॉ बोलता है कि वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन के। सपोज करो अगर ये सॉल्यूट का है तो ये भी क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा। तो हम यहाँ पे जनरली बस P ही कंसीडर कर रहे हैं और इसको X। तो यहाँ पे देखो अगर सॉल्यूट हुआ तो A कर देंगे, A को हम सॉल्यूट हमेशा मान रहे हैं। ठीक है ना, A को हम सॉल्यूट कह रहे हैं और B को सॉल्वेंट कह रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दो PA ये क्या हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं। अब जब ये हटता था तो राउल्स लॉ में क्या आता था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। ठीक है ना, यही आता था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब ये किसके लिए होता था, वेपोराइजेशन के लिए। ये याद रखना, जो राउल्स लॉ है वो वेपोराइजेशन के लिए है और हेनरी लॉ किसके लिए था, सॉल्युबिलिटी के लिए था। तो हेनरी लॉ के थ्रू देखो क्या होता है। हेनरी लॉ, सपोज करो कोई गैस है, अगर वो डिजोल्व हो रहा है लिक्विड में, यही होता था हेनरी लॉ में, यही होता ना कि कोई गैस है, गैस क्या था, डिजोल्व हो रहा था, डिजोल्व इन लिक्विड। तो ये डिजोल्व हो रहा था, तब जाके ये केस आया था कि गैस उतना ही डिजोल्व होगा जितना गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर होगा, और इसका मोल फ्रैक्शन उतना ही डिजोल्व होगा। ठीक है ना, जितना अंदर जाएगा। तो आओ देखते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का ये ले रहे हैं। ठीक है ना, इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यही होता था। ठीक है, अब यहां पे देखो जब इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते तो यहां पे KH आता था, जिसे हम राउल्स लॉ कांस्टेंट बोलते थे। क्या बोलते थे, राउल्स लॉ कांस्टेंट। अब इन दोनों इक्वेशन को तुम देखो तो ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वेपर फेज में, ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ही है। ठीक है ना, तो यहां से देखो ये दोनों ही पार्शियल प्रेशर है, तो क्या दोनों ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन ये किसके लिए है, ये भी लिख देना, ये सॉल्युबिलिटी के लिए। जब गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में की जाती है, तो यहां पे देखो ये दोनों जब इक्वल होंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कैसे, इन दोनों को इक्वल कर दो तो PA0 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ए से मोल फ्रैक्शन ए कट गया, तो यहां से क्या हो गया, KH। यही है एक स्पेशल केस। ठीक है ना, ये क्या है, स्पेशल केस है, जो कि हेनरी लॉ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। ठीक है ना, और ये क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है ना। तो दोनों में रिलेशन पता चल गया। यही है एक स्पेशल केस, राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब आओ देखते हैं क्या कि जब सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे। अब जैसे लिक्विड वाले में हम क्या बात किए थे कि दो लिक्विड है, क्या हम बात किए थे कि दो लिक्विड है, टू लिक्विड्स जब डिजोल्व होता है और दोनों ही क्या हो, वोलाटाइल हो। मैंने लिखा था कि दोनों ही लिक्विड क्या थे, वोलाटाइल थे। तो
तो वेपर प्रेशर क्या होता था, दोनों का पार्शियल प्रेशर ऐड हो जाता था, उसी को हम लोग बोलते थे वेपर प्रेशर में इफेक्ट हुआ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि सॉलिड को अब लिक्विड में डिजोल्व करेंगे। अब मैंने बताया था कि सॉलिड कभी भी वेपोराइज नहीं होता है, तो वेपर प्रेशर में सॉलिड का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बस किसका कंट्रीब्यूशन होगा, जो लिक्विड पार्ट होगा। और सॉलिड है तो वो मैक्सिमम टर्म में सॉल्यूट को ही सॉलिड हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिजोल्व कर रहे हैं तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आता है वो लिक्विड फेज में आता है। और मैंने बताया था कि लिक्विड जो सॉल्यूशन का फेज होता है वही सॉल्वेंट होता है, तो लिक्विड सॉल्वेंट होगा कि नहीं, क्योंकि वो लिक्विड में सॉल्यूशन आया है। चलो आओ देखते हैं उसको केस। देखो यहां पे क्या है केस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब सॉलिड को हम लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, जैसे हमारा एग्जांपल देखो, सुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है ना, सॉल्ट इन वाटर क्या हो जाएगा, सुक्रोज इन वाटर, शुगर केन जिसे बोलते हैं शुगर केन इन वाटर, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, सॉलिड है, शुगर सॉलिड होता है, सॉल्ट सॉलिड होता है। इस सबको जब डिजोल्व करोगे वाटर में तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाएंगे। सपोज करो ए मैंने शुगर सॉल्यूट है, ये शुगर है, इसको मैंने ऐड किया तो ये लिक्विड में जाते ही क्या हो जाएगा, पूरा होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा। जब होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा उसके बाद हीट करोगे, उसके बाद जब हीट करोगे तो क्या होता, शुगर तो जाता नहीं है, शुगर कभी भी वेपर फेज में नहीं जाएगा, शुगर मतलब सॉलिड हमारा कभी भी वेपर फेज में नहीं जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन जो होगा वेपर प्रेशर में वो बस सॉल्वेंट का होगा, मतलब बस लिक्विड का होगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखो केस क्या होगा कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉलिड के प्रेजेंस में, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है, सपोज करो ये मैंने प्योर वाटर लिया है, ये बस प्योर वाटर है, मतलब ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है बी, ठीक है ना। अब इसको जब हीट करोगे तो इसका जो वेपर प्रेशर आएगा, इसको क्लोज कर दो तभी तो वेपर प्रेशर पता चलेगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखो इसको जब हीट करोगे तो इसका जो वेपर प्रेशर आएगा, सपोज करो कि पी आया, सॉरी सॉल्वेंट है तो पी बी आया, ठीक है, पी बी आया। अब यहां से देखो जब इसमें सॉल्यूट तुम डिजोल्व कर चुके हो, इसमें सॉल्यूट डिजोल्व नहीं किए थे, इसमें सॉल्यूट डिजोल्व कर दिए हो, तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें बी सॉल्वेंट है, हीट करोगे, हीट करने के बाद जो होगा यहाँ पे वेपर प्रेशर, सपोज करो यहाँ पे पी बी डैश आ गया, क्या आ गया, पी बी डैश। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी वाटर था, यहाँ पे भी वाटर है, लेकिन इसका जो पी बी डैश है ये कम हो गया इससे, मतलब यहाँ पे तुम कह सकते हो पी बी इज ग्रेटर देन पी बी डैश। क्यों कम हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। यहाँ पे लिखा है ना सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, लेकिन ऐसा होता क्यों है। एक बात देखो, वेपराइजेशन जो होता है, तुम लोग गैसियस स्टेट में क्लास 11th में पढ़े थे कि जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल होता है सबसे पहले वही वेपराइज होता है, उसके बाद जैसे जैसे ये वेपराइज होता है फिर दूसरा सरफेस बनता है, फिर वो वाले मॉलिक्यूल वेपराइज होते हैं। तो जो शुगर डिजोल्व हुआ है उसके भी तो कुछ मॉलिक्यूल होंगे। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे बना रहा हूँ, ये सपोज करो सॉल्वेंट है और इसमें क्या था, पूरा लेयर ही सॉल्वेंट का था, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, जब सॉल्यूट डिजोल्व कर दिए तो कुछ इसका जो लेयर होगा सरफेस वाला लेयर, उस पे क्या होंगे, सॉल्यूट भी होंगे, लेकिन वेपर में कौन कन्वर्ट होता है, बस वेपर में बस कन्वर्ट होगा तुम्हारा सॉल्वेंट, वेपर में कौन कन्वर्ट होगा, बस सॉल्वेंट। इसीलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि सरफेस इसका कम हो गया, इसका सरफेस क्या हो गया, कम हो गया इसके रिस्पेक्ट में। समझ में आया। तो सरफेस कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। चलो अब इसका केस देखते हैं कि होता क्या है। राउल्ट्स लॉ लिख लेना। राउल्ट्स लॉ क्या था इसमें, तो लिखोगे फॉर एनी सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर एनी सॉल्यूशन, फॉर एनी सॉल्यूशन, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर, किससे हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ के लिए, पार्शियल वेपर प्रेशर के लिए बात करते हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट, यहां पे ध्यान दो मैंने क्या लिखा है, ईच वोलाटाइल कंपोनेंट,
ये नहीं है कि सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट का, ईच वोलाटाइल कंपोनेंट, जो वोलाटाइल है उसी के लिए बात करेंगे, ठीक है ना। ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। और इस केस में मैंने क्या बोला कि सोल्यूट तो वेपर फेज में कन्वर्ट ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे बस जो वेपर प्रेशर आएगा वो सॉल्यूशन के थ्रू, सॉल्वेंट के थ्रू आएगा। तो लिखोगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस पी टोटल हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन का मींस पी टोटल हो गया ना। अब इसके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब इसके इक्वल क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हो जाएगा पी टोटल, ठीक है। एक बात ध्यान दो, यहां पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट है, जब ये वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। मोल फ्रैक्शन तो होगा ही, क्योंकि वो तो सॉल्यूशन में ही है, मोल फ्रैक्शन होगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, जब ये जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो, मींस कह सकते हो कि पी टोटल जो होगा वो सॉल्वेंट के थ्रू ही बस मिलेगा। अब समझ में आ गया, ये हुआ। लेकिन यहां पे देखो एक्स बी है, तो हम सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, पी टोटल को मैं बस पी टी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, बार बार टोटल नहीं लिखेंगे। पी टी क्या हो गया, आप पी नॉट बी, ठीक है ना, एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए। अब ये भी एक हो गया, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन है। तो यहां पे इस इक्वेशन से तुम और क्या लिख सकते हो कि यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करेगा टोटल प्रेशर। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रहेगा उतना ज्यादा ही पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर कम होगा, क्योंकि देखो माइनस है कि नहीं, माइनस है, तो जितना ज्यादा ये उतना कम पार्शियल प्रेशर, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना सरफेस भी तो कवर करेगा ना। समझ में आ गया। चलो अब इसके आगे हम बात करते हैं कुछ कंडीशन की। देखो अब केस क्या है, इसको मैं रफ कर रहा हूं ऊपर वाला, ठीक है। ये सब भी रफ कर दे रहा हूं। हाँ, एक बात और देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल्स टू पी बी माइनस पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये हो गया, पी टोटल ये है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी टोटल। देखो पी टोटल क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है कि नहीं, ये जो सॉल्वेंट का है और प्योर सॉल्वेंट का है, क्योंकि पी नॉट बी है, तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से जो पी टोटल है वो कम हो गया, क्योंकि तभी तो माइनस कर रहे हो, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये जो कम हो गया, इसीलिए इसको हम लिखते हैं, लिख देते हैं यहां पे, इसको आगे तुम पढ़ोगे भी, लेकिन अभी मैं लिख दे रहा हूं, इस पूरे एक साथ वर्ड को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तुमसे डायरेक्ट ये पूछता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा, तो बस ये नहीं निकालोगे, पूरा निकालोगे, समझ में आ रहा, सॉरी पी टोटल बस नहीं निकालोगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये पूरा होता है, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान दो, यहां से तुम इसको तुम डिवाइड उधर भेजोगे तो हो जाएगा। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी टी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी, हुआ कि नहीं, एक ये इक्वेशन हुआ। और इस टोटल टर्म को क्या बोलते हैं, इस पूरे टर्म को हम क्या बोले थे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इस पूरे टर्म को क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर,
क्यों रिलेटिव बोलेंगे? क्योंकि अब इसका इससे रिलेट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस पूरे टर्म को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं, ये वाला जो टर्म है, या यहीं पे लिख दे रहा हूं अलग से, नहीं तो पूरा एक ही साथ समझ लोगे, डिवाइडेड बाई, अब इस पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेपरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑफ वेपर प्रेशर। अब समझ में आ गया ये क्या है, ठीक है ना। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पूछता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पूछता है, तो दोनों का मतलब समझ जाना कि अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछेगा तो बस इतना बताना है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछेगा तो ये बताना है, ओके। अब इसके थ्रू अगर एक और हम डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगा, देखो लिखते हैं हम, इसको भी राउल्स लॉ ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूं और एक और डेफिनेशन लिखता हूं, क्या लिखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको भी राउल्स लॉ ही बोलते हैं क्योंकि राउल्स लॉ के थ्रू ही आया है ना। तो यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solute, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, देख लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का ही है कि नहीं, एक्स ए लिखा है, ए हमने क्या माना था, सॉल्यूट को माना था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है कि नहीं, तो क्या बोलोगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एक और इक्वेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे क्या, मोलालिटी और वेपर प्रेशर में रिलेशन, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, इसको मैं रफ कराऊं, ठीक है ना। देखो इसी में पहले एक ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद ग्राफ बता रहा हूं। जो पहले ग्राफ बना चुके हो वही सेम ग्राफ मैं बनाऊंगा, लेकिन वहां पे 2 टर्म के लिए था, यहां पे एक ही टर्म के लिए रहेगा। राउल्स लॉ वाला जो ग्राफ था ना, सपोज करो यहां पे मैंने सॉल्यूट ले लिया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहां पे 0 है, और यहां पे सॉल्यूट का 1 ले रहे हैं, और यहां पे सॉल्वेंट का 0 ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सॉल्वेंट का यहां पे 0 और यहां पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का 0। एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि इसके वेपर प्रेशर से तो हमको मिलेगा ही नहीं ना। सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट में है। जब सॉलिड है तो सॉलिड का वेपर प्रेशर 0, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन बी का 0 है, इसका मतलब ये अभी कुछ नहीं वेपर प्रेशर है। लेकिन जैसे इधर जाओगे तो मोल फ्रैक्शन देखो बढ़ रहा है कि नहीं, इधर लिख दो वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर था ना, तो ये वेपर प्रेशर हो गया, और ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अब किसका, बी का, सॉल्वेंट का, क्योंकि वही वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे ही तुम मोल फ्रैक्शन पूरा 1 हो जाएगा, 1 का मतलब प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 मीन्स सभी मोल फ्रैक्शन को ऐड करने के बाद 1 आता है, लेकिन वो अकेला ही 1 हो गया, इसका मतलब वो प्योर है, ठीक है ना। ये मैं पहले बता चुका हूं। तो ये क्या हो जाएगा, जब प्योर होगा तो बस उसी का मिलेगा, जो यहां पे पहुंच गया, इसका मतलब यहां पे प्योर मिलेगा। क्या मिलेगा, प्योर सॉल्वेंट का। अब ध्यान दो, ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, जैसे ऐसा कुछ ग्राफ नहीं मिलेगा जैसे उसमें मिलता था और इसको बोलते थे सॉल्यूशन।
ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि सॉलिड हमारा कभी भी वेपर फेज में नहीं जाता है। तो हम इसको क्या कर दिए, ये वाला ग्राफ बना दिए, और यही क्या होगा, पी टोटल भी होगा, यही क्या होगा, पी टोटल, क्योंकि इससे तो मिल ही नहीं रहा है, अभी इक्वेशन भी देख चुके हो तुम लोग। तो पी टोटल इज इक्वल्स टू लिख सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू जानते हो पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। पूरा ग्राफ को समझ लो, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो अब हमको रिलेशन देखना है मोलालिटी और वेपर प्रेशर में। तो यहां पे लिखो रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड वेपर प्रेशर। है बहुत इजी, बस समझना है कि हमको कैसे कन्वर्ट करना है। अगर मोलालिटी दिया हो तो कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखो मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर ये पता रहेगा तभी जाके तुम कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखो मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ए को हमें सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम 20 से लेते हैं, W को वेट कर लिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अगर ये ग्राम है तो ऊपर क्या होता है 1000 से मल्टीप्लाई, ये हो गया मोलालिटी। मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा अगर केस दिख जाए कहीं उधर तो हम मोलालिटी लिख सकते हैं उसको। चलो आओ देखते हैं। तो रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड वेपर प्रेशर, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यहां पे लिख देते हैं हम। क्या था यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, पी बी माइनस पी टोटल डिवाइडेड बाई पी बी नॉट, यही था, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था। क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि हम कह रहे हैं सपोज लेट Na बी द मोल ऑफ सॉल्यूट एंड Nb द मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb हो जाएगा कि नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए दो ही कंपोनेंट रहेगा, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दो, इसको मैं रिवर्स कर दे रहा हूं, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा रिवर्स, पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी माइनस पी टोटल हो जाएगा। अब ये भी रिवर्स, तो क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए। अब इसको और क्या लिख सकते हो, ये एन ए डिवाइडेड बाई एन ए जो डिनोमिनेटर है वो इसके भी डिवाइड में होगा, इसके भी डिवाइड में होगा, तो एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए, ये हो गया। इसको कट करोगे तो 1 आ गया। अब इस 1 को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि उधर प्लस है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एन बी डिवाइडेड बाई एन ए, जो वहां पे एन बी डिवाइडेड बाई एन ए था मैं यहां लिख दिया, और इस 1 को इस साइड भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी माइनस पी टोटल माइनस 1, ये होगा। अब इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1, एलसीएम इसका इसका लोगे तो यही सेम आएगा। डायरेक्ट क्या करोगे अब, पी नॉट बी माइनस पी टोटल, ये तो यहीं पे रहेगा, ये माइनस है। अब ये सेम चीज यहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहां पे देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन रहता है वो चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो पी नॉट बी और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो पी टोटल, ठीक है ना। इससे देखो कट गया, क्या आया, पी टोटल डिवाइडेड बाई पी नॉट बी माइनस पी टोटल आया, ये भी आया। अब इसको रिवर्स कर दो, अब क्या कर दो, इसको रिवर्स कर दो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। चलो ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी टोटल डिवाइडेड बाई पी टोटल इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाई एन बी, एन ए डिवाइडेड बाई एन बी। अब एक बात हमें बताना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
लेकिन हमको क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना। फिर लेट करो, लेट मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट W ग्राम। यहां पे W कंसीडर किया हो ना, तो WB लिख दो क्योंकि सॉल्वेंट है, तो WB ग्राम। ठीक है, मास तो मिल गया, अब मोलर मास भी लिख दो क्योंकि पता होगा ही वाटर है कि क्या है, बेंजीन है, कुछ तो रहेगा ना। तो मोलर मास ऑफ B इज इक्वल्स टू कैपिटल MB, देखो स्मॉल नहीं कैपिटल लिखे हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल MB हो गया मोलर मास। अब ध्यान दो, जब वेट मिल गया, मोलर मास मिल गया, तो मोल्स निकल सकते हो कि नहीं। तो यहां पे लिखो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, NB है, इज इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। यही हुआ ना। अब NB की जगह पे ये रख सकते हो यहां पे, यस सर एकदम रख सकते हैं, क्यों नहीं रखेंगे हम, है इजी। देखो अब एक बात हमें बताओ, ये जो है इसको मैं यहां पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, NA डिवाइडेड बाई WB आ गया, डिवाइडेड बाई MB आएगा, MB सबसे ऊपर चला जाएगा, हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे 1000 से डिवाइड कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में अगर साथ साथ किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बात ध्यान दो, अब ये ग्राम में मैंने लिखा है ना, तो मोलर मास जो होगा वो भी क्या होगा, ग्राम पर मोल में होगा, ग्राम पर मोल में होगा, ठीक है ना। चलो अब यहां पे देखो NA डिवाइडेड बाई WB, 1000 को इसके साथ ले लो और ये MB डिवाइडेड बाई 1000 को एक साथ ले लो, कैपिटल MB अच्छे से, ठीक है। अब इस पूरे टर्म को देखो हम क्या मोलैलिटी बोल सकते हैं, यही सेम चीज था कि नहीं, यहां पे मोलैलिटी बोल सकते हैं। WB ग्राम में ही है ना, देखो यहां पे लिखा है, तो हाँ सर लिख सकते हैं। तो PBPT डिवाइडेड बाई PT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रिलेशन वेपर प्रेशर और मोलैलिटी में, ठीक है ना। कुछ भी दिया हो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अब आओ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कुछ, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा क्या है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 45 ग्राम ऑफ वाटर में यूरिया को डिजॉल्व किया गया है 27 डिग्री सेल्सियस पर। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे दिया है, एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 300 mm ऑफ Hg। अब एक बात बताओ, यूरिया हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, हाँ सर होता है सॉलिड स्टेट में, तो इसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, वेपर प्रेशर इसका 0 होगा, समझ में आ गया। तो वेपर प्रेशर किसकी वजह से आएगा, बस वाटर की वजह से आएगा, और इसका मुझे दे दिया है 300 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, 300 mm ऑफ Hg दे दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 300 mm ऑफ Hg। अब देखो हमको क्या दिया है, 30 ग्राम यूरिया दिया। यूरिया पहले फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का, NH2CO NH2, NH2CO NH2। अब एक बार बताओ ये कितना वेट दिया है, इसका जो वेट दिया है वो 30 ग्राम है। इसका मोलर मास निकालो कितना आएगा, 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 14 2 28, और हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन 1, कार्बन 1, सबको ऐड कर दो कितना हो गया, यह हो गया 30, 30 40, और 40 और 20 60, ये 60 हो गया, ठीक है ना। तो इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालो कितना हो जाएगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं, मोल्स निकालो पहले। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट है NH2CO NH2, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन वेट, गिवन वेट कितना है 30 डिवाइडेड बाई टोटल वेट, मोलर मास मतलब मोलर मास कितना है, ये है, कितना आ गया 1/2,
मोल्स और आ गया यूरिया का 1/2। अब मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, निकालो। मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन वेट कितना है 45 डिवाइडेड बाई वाटर का कितना होता है 18, क्यों वाटर H2O है, 2 + 16 18 हो जाएगा ना। चलो तो मोल फ्रैक्शन इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया। इसको और छोटा कर दे, थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है ना, और भी हो जाएगा। कितना आ गया 5/2। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब मोल फ्रैक्शन तो निकाल सकते हैं। अब ध्यान दो, हमको पी टोटल निकालना है, तो पी टोटल के लिए हमारा इक्वेशन क्या है कि कहां से पी टोटल हमारा निकलेगा, ये हमको आना चाहिए, ठीक है ना। तो तुम एक बात जानते हो डायरेक्ट, पी टोटल इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि वेपर प्रेशर तो यही होगा। ये तुमको दिया हुआ है 300 mm ऑफ Hg और तुमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ निकल जाएगा अभी, लिख दो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स हो जाएगा। एन बी कितना है 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 + 1/2, यही होगा। हाँ सर यही होगा। तो ये क्या हो गया 5/2, ये हो जाएगा 6/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 5/6। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ गया 5/6। तो यहाँ पे लिख दो, इसका वैल्यू दिया है 300 mm ऑफ Hg और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दिया है 5/6। कैलकुलेट कर लिए, इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो। कितना आ गया 50 और 250 mm ऑफ Hg टोटल प्रेशर आ गया। देखो टोटल वेपर प्रेशर कम आया है कि नहीं इससे। देखो जो प्योर का है वो 300 mm ऑफ Hg है, लेकिन ये कितना है 250 ही है, मतलब कम हो गया। चलो किसकी वजह से कम हुआ है, सॉल्यूट की वजह से कम हुआ है, ठीक है ना। अब दूसरा पूछा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब एक बात बताओ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने क्या लिखा था, PB - P टोटल, यही लिखा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो PB क्या है 300 mm ऑफ Hg रख दो, ये सेकेंड वाला, ठीक है ना। फर्स्ट वाला तुम ये कैलकुलेट कर लिए सॉल्यूशन, अब ये सेकेंड वाला है सॉल्यूशन, ये जो सेकेंड पूछा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो 300 इसका वैल्यू दिया हुआ है और पी टोटल दिया है 250, मतलब कैलकुलेट किए हो। और ये किस में है टोटल, mm ऑफ Hg में, तो आंसर भी mm ऑफ Hg में आएगा। अब एक बात बताओ, 300 में से 250 माइनस करोगे तो 50 आएगा, 2 हो गया। अब लास्ट बचा है हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसको भी अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो सॉल्यूशन थर्ड, तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, इसी को बस PB से डिवाइड कर देते थे, यही होता था। किससे डिवाइड करते थे, इससे डिवाइड करते थे, इसको हम लोग बोलते थे रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू तो तुम कैलकुलेट कर लिए, कितना आ गया 50, ऊपर वाले का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए 50 आ गया। और PB प्योर PB की वैल्यू कितनी थी 300 थी, इसको सॉल्व कर दो, कितना हो गया 1/6। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा 146, ठीक है ना, 0.166 ऐसे जाएगा। तो 1/6 ही लिख दो, चलेगा। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आ गया। और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख देना, ठीक है ना। चलो इसके आगे अब देखते हैं, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तुम लोग करोगे। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, सबसे पहले ये समझेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दो, इसमें दिया है कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास कितना हमें चाहिए, वेपर प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा 80% हो जाए। सपोज करो मेरे पास 100% वेपर प्रेशर था, कोई भी सॉल्वेंट हमारा क्या है, ऑक्टेन है। ऑक्टेन हमारे पास सॉल्वेंट है और बोल रहा है कि उसका हमारा वेपर प्रेशर कितना हो गया 80% हो गया। 100% था 80% हो गया। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि प्योर वेपर प्रेशर, ऐसे ही लिख देते हैं,
प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा क्या है? ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? C8H18। ठीक है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। मेथ, हेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, तो ऑक्टेन। ठीक है ना, 8 नंबर पे आएगा, कार्बन नंबर 8। अब यहां देखो, इसका टोटल 100 mm ऑफ Ag मैं कंसीडर कर रहा हूं। कितना कंसीडर कर रहा हूं? 100 mm ऑफ Ag। अब यहां पे ध्यान दो, 100 mm ऑफ Ag इसका हो गया, लेकिन जब सॉल्यूट मिला रहे हैं तो फिर क्या हो जा रहा है? तो वो टोटल प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर कितना होगा फिर? 80 mm ऑफ Ag, क्योंकि सॉल्यूट मिलाने के बाद टोटल प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला देखो जो आ जाए। हाँ, आ जाएगा। ये हमारा क्या दिया है? तो फॉर्मूला, लोअरिंग प्रेशर वाला जो फॉर्मूला था, हम उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पीटी यूज किए हैं, वहां पे पी भी था। ठीक है ना, तो पीटी जो यूज किए थे, एक फॉर्मूला ऐसा आया था जिसको हम मोलालिटी में कन्वर्ट किए थे, बीच में ऐसा एक रिलेशन आया था। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या होगा? ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, Na डिवाइडेड बाई NB, डायरेक्ट लग जाएगा। लगाओ, यहाँ पे देखो पी भी कितना है? 100 माइनस पीटी कितना है? 80 डिवाइडेड बाई पीटी 80। ये क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो कैसे? तुमको दिया हुआ है सॉल्वेंट का वेट 114 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है? 114 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। ऑक्टेन का मोलर मास यहां से कैलकुलेट करो। कार्बन कितना है? 8 है, 12 इंटू 8। हाइड्रोजन कितना है? 18 है। कितना हो जाएगा? 96 प्लस 18 कितना हो गया? 114। ये भी हो गया। चलो, ये क्या हो गया? 114 ग्राम पर मोल। तो 114 ग्राम पर मोल लिख दो, मतलब एक मोल में 114 होता है। ये क्या हो जाएगा? कट गया। कितना आ गया? 1। NB की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहां पे हम रख देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। निकालो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Na इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करोगे 20 आएगा, डिवाइडेड बाई 80। ये कट हो गया 1/4। क्या हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 1/4। हाँ सर, आ गया। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 1/4। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। यही होता है कि नहीं? मोल्स इज इक्वल्स टू यही होता है ना, मोलर मास इज इक्वल्स टू 1/4। मोलर मास इन ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, चलो उसको छोड़ो। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? अच्छा, यही तो कैलकुलेट करना है। देखो, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है ना, यही कैलकुलेट करना है, तो इसको रहने दो। सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना दिया है? 40 इज इक्वल्स टू 1/4। ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 40, कट के कितना हो जाएगा? 10 ग्राम आ गया क्या? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 10 ग्राम। तो यहां पे लिख दो, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 10 ग्राम। यही हमसे पूछा था। हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, ये कहां से आया था तुमको पता है? रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर से ये आया था। ठीक है ना, तो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर को देखोगे, कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आ जाएगा, इस इक्वेशन पे मैंने करवाया है मोलालिटी में, उसको देख लेना। चलो आओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो, ये दो मेरे पास क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर हम तुमको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में तुमको लिखोगे कि इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर क्या आएगा। कैलकुलेट कैसे करोगे? यहाँ पे दिया क्या है ये समझ लो। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। तो इसको पहले पास्कल में कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना, आंसर भी हमारा पास्कल में आएगा। तो 12.3 किलो पास्कल, तो किलो को पास्कल में कन्वर्ट 1/10³ कर दोगे तो लिख देना कि सॉल्वेंट है, ये प्योर है, तो 12.3 इंटू इतना पास्कल हो जाएगा। 1 किलो में 1000 होता है, 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मींस पी टोटल हमको पूछ रहा है और 1 मोलल दिया है। मोलालिटी कितना दिया है?
1। तो पूछ रहा है कि टोटल प्रेशर हमारा क्या होगा, नहीं निकल जाएगा, बहुत इजी है। कैसे निकलेगा तुम देखो, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला क्या तुम अप्लाई किए थे, पी डिवाइडेड बाई पी टी, सबसे मोलालिटी से जो रिलेटेड था, क्या था, मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ वाटर। यहाँ पे भी सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर लिखोगे, मोलर मास ऑफ वाटर 18 होता है, डिवाइडेड बाई 1000। बताओ, इसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, हमको ये कैलकुलेट करना है, ये दिया ही है, मोलालिटी दिया ही है, मोलर मास निकाल ही लोगे वाटर का 18, और ये है दिया ही है, मतलब सब कुछ दिया है, डायरेक्ट तुमको पीटी कैलकुलेट करना है, इसे कैलकुलेट करके निकाल लेना। अब देखो दूसरा वाला क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का तुमको दिया हुआ है C2H5OH होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज 59.2 टोर आया है। क्या दिया है यहाँ पे, टोर। तुमको बताए थे हम कन्वर्जन में कि टोर इज इक्वल्स टू mm ऑफ Hg होता है, तो ये mm ऑफ Hg हो या फिर टोर हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, टोर में भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, टोर दिया है तो आंसर हमारा टोर में आएगा। तो 59.2 टोर दिया है। द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इथेनॉल इज इतना। अब ध्यान दो, सॉल्यूशन का भी तुमको दे दिया है, ये प्योर वाला दिया है, प्योर इथेनॉल का, तो यहाँ पे लिख दोगे इथेनॉल लिख दो, ठीक है ना, या बी ही लिख दो, सॉल्वेंट हमारा क्या है, इथेनॉल है, तो बी कितना दिया है, 59.2 टोर दिया है, ठीक ना। और पीटी कितना दिया है, पीटी मतलब सॉल्यूशन का दिया है 51.3 टोर दिया है। तो क्या पूछ रहा है, मोलालिटी क्या होगा, सेम यही फॉर्मूला ही यूज होगा। अरे ये दे दिया है, ये दे दिया है, मोलालिटी पूछ रहा है, मोलर मास निकाल ही सकते हो इथेनॉल का, ये है, इसका मोलर मास निकाल सकते हो, कैलकुलेट करके दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। थैंक यू, जय भारत।